नमस्कार दोस्तों। हिंदी कविता के पेज पे हम आज आपके साथ जुड़े हैं और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ हैं उमा चक्रवर्ती, जेंडर और साहित्य श्रृंखला का प्रारंभ करने के लिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ और अब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे वो दिन याद हैं जब उमा जी जैसे लोगों ने साथियों के साथ मिलकर स्त्रीवाद के लिए, स्त्री के अधिकारों के लिए और अपनी लड़कियों को, अपनी छात्राओं को जगाने के लिए लगभग एक मुहिम की तरह स्त्रीवाद, स्त्री अधिकारों की बात करनी शुरू की थी। हमारी आज जो भी समझ है वो ऐसी प्राध्यापिकाओं, ऐसी शिक्षाविद स्त्रियों के कारण ही बनी है जिन्होंने हमें आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया है। तो उमा जी से बढ़कर कौन हो सकता है जो इस श्रृंखला की शुरुआत करता, जेंडर और साहित्य पर विचार करने के लिए प्रख्यात इतिहासविद और स्त्री चिंतक उमा चक्रवर्ती जी। हमारे पास सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब नहीं है। संभवतः जितने भी लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं और सामाजिक संरचनाओं की डायनेमिक्स समझते हैं, वो जानते हैं कि सवाल ही सवाल होते हैं और हमेशा इस जिंदगी में ग्रे एरियाज ऐसे होते हैं जिन पर हम बात करते रह सकते हैं। तो आज उनका वक्तव्य सुनते हुए आपके मन में भी जो सवाल आए, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। 40 मिनट तक उमा जी 19वीं शताब्दी के स्त्री लेखन पर बातचीत करेंगी, उसमें जेंडर के सवालों को एड्रेस करेंगी। उसके बाद जो सवाल हम ले सकेंगे, मेरे माध्यम से उनसे हम बातचीत करेंगे। तो उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी कविता के पेज पर। शुक्रिया शुक्रिया। एक तो पहले मैं माफी चाहती हूँ कि बीच बीच में शब्द जो हैं वो अंग्रेजी के आ जाएंगे शायद, क्योंकि मैं इतनी मेरी लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है हिंदी में। मैं दिल्ली में पैदा हुई थी लेकिन हिंदी भाषी नहीं हूँ उस तरह से, तो माफ करना उसके लिए। पर कोशिश मेरी जारी रहेगी कि मैं जितना सही हिंदी बोल सकूं बोलूंगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि 19वीं शताब्दी को तक पहुंचने के पहले मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी दे दूं। इतिहास में ही जो हमको जो चिन्ह मिलते हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि औरतों ने अपनी आवाज को कैसे साहित्य में डालने की कोशिश की है अपने अपने स्तर पर। उस वक्त उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि वो साहित्य लिख रही थी, लेकिन उनकी आवाज जो है वो हमारे पास कई तरह से आई हुई है और मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा सा मैं उसके बारे में लिखूं, इसलिए बोलूं क्योंकि कई बार ये समझा जाता है कि हमारी 19वीं शताब्दी जैसे इतिहास में अपने आप ही में एक पैदा हो गया एक क्षण, लेकिन उसके पीछे एक लंबी इतिहास होती है। और मेरा मानना है कि महिलाओं ने, औरतों ने बहुत पहले से अपनी आवाज को सामने, मतलब अपने को जाहिर करने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। और उनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं या उनके जो कविताएं हैं वो एक्चुअली हमको सबसे पहले बहुत पहले तक ले जाती हैं। तो ये बात जो कभी कभी आती है कि ये सारे जो ट्रेंड है कि नारीवादी और ये सब कुछ, ये पाश्चात्य देशों से आया है। हमारे यहाँ तो इसकी परंपरा की नहीं है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम तो हमेशा से ही समता वाले समाज में रहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये थोड़ा सा इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि पितृसत्ता बहुत पुराना है और जब एक समाज बनता है, चाहे वो वर्ग के बेसिस पे हो, चाहे जाति के बेसिस पे हो, या फिर वो जेंडर के बेसिस को, स्त्री मर्दों का जो फर्क है उसके बेसिस पे हो, जब
एक दबाव वाली स्थिति आती है तो उसके विरुद्ध एक आवाज भी आती है, और उसकी जरूरत नहीं होती है कि वो आप उसको ट्रेस करें कि ये पाश्चात्य देशों से आया है। आपको एक्चुअली अचंभा होगा कि मैं समझती हूँ शायद सारे दुनिया में सबसे पहली जो गाथाएं या औरतों की आवाज हमको मिलती है वो हमको छठी शताब्दी ईसा पूर्वी में मिलती हैं, जहाँ बौद्ध समाज की जो औरतें थी जो भिक्खुनी बन के आई, जो घर छोड़ करके भिक्खुनी बनी, उन्होंने अपनी गाथाएं लिखी थी, जिसका और वो जो कलेक्शन है उसका नाम है उस थेरी गाथा नाम से एक कलेक्शन है। वो अलग अलग तरीके की उसमें भावनाएं दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं, लेकिन ये भी साफ है कि उनको भी मतलब आजादी, फ्रीडम तो की तलाश में तो वो थी, लेकिन साथ साथ उनको पूरी तरह से एक समझ में थी कि चूल्हा चौका वाला समाज जो है वो उनको अपने व्यक्तित्व को उभारने नहीं देता है। और बहुत पुराना एक इसलिए एक गाथाएं हैं जो दिखाती हैं कि जब औरतें घर छोड़ करके गईं और भिक्खुनी बनी, तो जिस भावना के साथ उन्होंने अपने को जाहिर किया, उसमें सिलबट्टे की जो स्थिति है, जो औरत को चौके के अंदर संभाल देती हैं या उसमें ढकेल देती हैं, वो क्षेत्र और वो समाज उनके लिए पूरा नहीं होता था। और उनकी बातें हैं कि देखो, मैं मुक्ति चाहती हूँ या मुक्त हो गई, मुक्त हुई, मैं कितनी खुश हूं कि मैं मुक्त हुई, और चूल्हे चौके की, सिलबट्टे की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे मैं मुक्त हुई। सो आप देख सकते हैं कि इस आवाज में एक तरफ तो अपने को अपनी खोज में निकली हुई औरतें हैं, और दूसरी तरफ वो जो छोड़ गई हैं उसके भी उस तरह की उसको इस तरह से लिखते हैं कि उनको पूरी तरह से समझ है कि ये जो ढांचा बना हुआ है उस ढांचे में उनको अपनी बात और अपनी अपनी मुक्ति के लिए जगह बहुत कम होती है। तो ये बहुत एक मैं समझती हूँ एक बहुत जबरदस्त हमारे पास एक इतिहास है, और अलग अलग तरीके से बात रखी जाती है, अपनी ही समझ को लेकर के बात रखी जाती है। जो औरत दुख से निकली हुई है उसने भी अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, और जो पहुंच गई अपने शिखर पर उसने भी अपनी आजादी को व्यक्त किया। तो ये कई तरह की आवाजें हमको दिखती हैं इन गाथाओं में, और इसमें क्लास और जेंडर का जो सम्मिश्रण बन के आता है वो भी एक हमको देखने को मिलता है। क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट जो मैं चाहती हूँ जो एक गाथा है, उसमें एक दासी है जो रोज सुबह सुबह पानी लेने जाती है नदी में, और ठंड होता है और वो पानी लेने जाती है, और वो रोज देखती है कि एक ब्राह्मण वहां पे खड़ा हुआ डुबकी लगा रहा है, डुबकी लगाता है, और वो एक तरह से मतलब उसको ठंड भी लग रही होती है पर आवाज भी उस तरह से करता है, लेकिन डुबकी लगाए चले रहता है। फिर वो उसको कहती है, ये उसका नाम पुइया था, उस दासी का नाम पुइया था। तो वो कहती है उस ब्राह्मण को कि देखो, मैं तो आती हूँ यहाँ क्योंकि मेरी मालकिन नहीं तो मेरे को पीटेगी अगर मैं नहीं आऊं, पानी लेने नहीं आऊं, और पानी लेने के लिए मैं आती हूँ सुबह सुबह, लेकिन तुम क्यों आते हो, तुम इस तरह से क्यों डुबकी लगा रहे हो ठंड में। तो वो बंदा कहता है कि मैं इसलिए डुबकी लगा रहा हूं ताकि मेरे जो जितने कुकर्म हैं वो धुल जाएं, और इसलिए सुबह सुबह मैं अपनी इस तरह की डुबकी लगाता हूँ। तो फिर दासी उससे कहती है कि अच्छा, बड़ा अजीब पानी है,
तो ये पानी जो है, इसका मतलब है जो जितने भी मछली और केचुए और जो टॉर्टोइज वगैरह जो इसमें हैं, वो इसका मतलब वो सीधे स्वर्ग में पहुंचते होंगे, क्योंकि वो तो पानी में ही रहते हैं। और दूसरी चीज है कि ये पानी जो है ये बड़ा जबरदस्त समझदार पानी है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे कुकर्म को धो लेता है, तुम्हारे अच्छे कर्मों को रहने देता है। तो वो अपनी बात को इस तरह से रोजमर्रे की सोच समझ की विश्लेषण करते हुए उस तरह से बोलती है, और फिर ब्राह्मण समझता है कि हाँ, जो ये कह रही है ये सही है। सो इस तरह की बात भी उसमें आती है। और मैं कहना चाहूंगी आपको सबको कि इसी तरह का मुहावरा हमको सूफी पोएट्री में भी मिलता है। बिल्कुल यही कहानी हमको सूफी पोएट्री में भी, सूफी कविताओं में भी मिलता है। सो बहुत पुराना हमारा औरतों की इतिहास है, जिसमें उन्होंने अपने को किसी तरह से व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति जो चाह है वो किया। और हम खुश हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास उसका वो स्रोत भी मौजूद हैं, तो हम लंबा एक इतिहास लगा सकते हैं। और ये इस तरह से प्रक्रिया चलती गई। आप भक्ति को तो जानते हैं, भक्ति की कविताएं तो जानते हैं। मीरा सबको मालूम है, दक्षिण भारत में कई तरह की औरतें, कोई महिलाएं थी जो इस तरह के भक्ति मूवमेंट में शामिल हो गई थी। और सो हम देखते हैं कि और उनकी कविताएं फिर मिलती हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास लेख हैं जो 6वीं शताब्दी से शुरू होती हैं, और उन थ्रू मतलब 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी तब तक के लिए हमें एक धारा मिलती है, जिसमें क्योंकि लोग इसको सीख करके फिर आगे दोहराते थे, तो चाहे वो लिखा भी ना हो, ओरल ट्रेडिशन में उसकी वो कायम रही थी। और इसलिए हमारे पास वो स्रोत हैं, और इससे हम जानते हैं कि औरतों ने अपने को अपनी बात को बाहर लाना और रखा, और उसका भी एक इतिहास हमारे लिए बहुत जरूरी है देखने के लिए। लेकिन सचमुच जो एक तरह से एक क्रिटिकल मोमेंट आता है, वो 19वीं शताब्दी में ही आता है, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें रखी गई थी वो सिर्फ वो इतिहास में औरतों ने अपनी कविता के माध्यम रखी, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो गई, जैसे भक्ति में गया, या फिर थेरी गाथा में फिर उनकी समकालीन की गई थी कुछ सालों के बाद, मतलब कुछ 400 साल 500 सालों के बाद उसकी समकालीन की गई थी। तो इसलिए उस तरह से वो आगे बढ़ती गई। पर 19वीं शताब्दी एक तरह से एक बहुत मार्किंग मोमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण अहमियत उसकी इसलिए है क्योंकि इस शताब्दी में आते आते हमारे पास प्रिंट कल्चर आ जाता है। मतलब प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, और किताबें छपने लगी थी। जैसे किताबें छपने लगी तो औरतों को भी एक माध्यम मिला कि जब उनके ऊपर जो पाबंदी थी पढ़ने लिखने की, वो जब टूटी और थोड़ा थोड़ा करके वो टूटी, तो उनके सामने ये पॉसिबिलिटी, उनके सामने ये एक मौका हुआ कि वो अपनी बात को किताब में छाप करके उसकी सर्कुलेशन के तहत वो कई जगह पे जाकर के पहुंच सकती थी। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही जरूरी हमको ये एक क्षण है हमारे इतिहास में जो अहमियत बहुत रखता है, क्योंकि जो बात अब तक सिर्फ एक जमाने से दूसरे जमाने में ओरल ट्रेडिशन में चलती थी, मतलब मुंह जुबानी ट्रेडिशन में चलती थी, वो फिर प्रिंट में आ गई। और जब वो प्रिंट में आई तो उसकी जो फैलाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब ये कैसे हुआ? आप जिन्होंने इतिहास पढ़ा है या जिनको थोड़ी बहुत जानकारी इस तरह से होगी, आप जानते होंगे कि औरतों का लिखना पढ़ना जो था उस पर पाबंदी थी। खास करके कई जगहों पे तो ऐसा माना जाता था कि औरतें पढ़ेंगी तो विधवा बन जाएंगी। महाराष्ट्र में ये बहुत जबरदस्त एक ट्रेडिशन था कि औरतें पढ़ने, मतलब उनको एक तरह से अक्षर की ज्ञान से अलग रखने के लिए इस तरह की
क्या कहते हैं, भावनाएं डाली गई थी ताकि दब करके लोग पढ़े ना। पर एक जमाना ऐसा भी आया कि एक पूरा एक कौम निकल के आया जिसमें मर्द अब जो नई मर्द निकल के आए थे 19वीं शताब्दी में, जो अब नौकरियां कर रहे थे, जो खुद पढ़े लिखे थे और वो निकल के आए थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को की तरफ जा करके, उनके लिए ये एक मौका था। वो एक नई पीढ़ी बन के आई और उनकी जो घरें अब नई, मैं कहूंगी एक नया डोमेस्टिक स्पेस बना, एक घरेलू, एक अलग तरह का घर बनने लगा, जिसमें जो अफसरशाह थे खास करके, वो उनका जो परिवार था उसका ढांचा उन्होंने एक तरह से जिसे हम कहेंगे बुर्जुआ, वेस्टर्न बुर्जुआ समाज की जो हाउस होल्ड थी, उससे प्रेरित होकर के उनके दिमाग में भी ये बात आने लगी कि हमारी जिंदगी जो है वो अब बदल रही है, और उस बदले हुए जिंदगी में हमें एक हमारी जो कंपेनियन है, जो हमारे साथ जीवन साथी है, वो जीवन साथी थोड़ी बहुत एटलीस्ट पढ़ी लिखनी होनी चाहिए। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, जिसमें एक बंदा लिखता है 19वीं शताब्दी में, न्यूज़पेपर में लिखता है, या तो कहता है कि देखो, हमारे सामने कई तरह की औरतें हैं, जो शेक्सपियर की मिरांडा है, या गोवर्धन त्रिपाठी की कुमुद है, जो इतने जबरदस्त, इतने सुंदर व्यक्ति हैं, जो पूरी तरह से कल्चर्ड लोग हैं, पर हमारी जिंदगी में ऐसी औरतें नहीं हैं। और उनका कहना यह था, खास करके तो, और उसने अपना नाम भी नहीं दिया, तो वो कहता है हिंदू, अनोनिमस हिंदू मेल, इस तरह से अपना नाम दे करके। पर उसकी एक तरह से वो लमेंट कर रहा है, वो दुख प्रकट कर रहा है कि हमारे सामने इस तरह की औरतें नहीं है। तो आप देखेंगे, जब मर्द कहेंगे नहीं पढ़ो, फिर जब मर्द कहते हैं कि नहीं पढ़ो, और फिर पढ़ाई का भी एक मकसद बनाते, छोटा दायरा बना करके, और ये है कि आप दोनों बैठ करके फिर आप एक दूसरे से बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, ये सब मैं मतलब अच्छा है। पर द पॉइंट इज कि एक तरह से इसकी जो लॉजिक बताई जाती है उस वक्त, वो अपने आप में एक मैं समझती हूँ समझने की चीज है। एनीवे, तो इस तरह से पढ़ना लिखना शुरू हुआ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, खास करके बीवी के लिए। तो महाराष्ट्र में तो हमको दिखता है कि कई तरह की औरतें हैं, उसमें एक ही घर में बहुत सारी औरतें होती हैं, बहनें होती हैं, दादियाँ थीं, कई और बहुत सारी औरतें जो विधवा बन गई थी वापस आ जाते हैं अपने माँ बाप के घरों में, पहुंच जाते हैं वहां पर, वो लोग भी थे। पर ये जो एजुकेशन का एजेंडा था, जो मतलब जो शिक्षा का जो एजेंडा था, वो सिर्फ जो घर का मालिक है उसकी बीवी के लिए सीमित रखा गया था। तो रमाबाई रानडे, जो बाद आगे चल करके उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, उनके घर वाले जो थे, उनके शौहर जो थे, वो जस्टिस रानडे थे। जस्टिस रानडे मतलब प्रोजेक्ट जो उनका था वो सिर्फ उनके लिए था। उन्हीं के घर में उनकी बहन वापस आई थी एज अ विधवा रहने के लिए, वो उसकी पढ़ाई के लिए कोई जगह नहीं बनाई थी। ये कई तरह की कई अलग अलग उम्र की औरतें थी, उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई नहीं शुरू किया था, सिर्फ बीवी के लिए था। और पहले उन्होंने मराठी सिखाई, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी भी इस लड़की को सिखाई, ताकि वो एक तरह से जो अफसर शाह की बीवी को के गुण होने चाहिए वो उसमें आ जाए। तो आप देखेंगे कि कितना वो कम लिमिटेड छोटा जो दायरा था वो भी उन्होंने एक तरह से सीमित रखा था। लेकिन ये भी बात है कि जब अक्षत, और इसके बाद ये आप देखेंगे, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हमें बहुत सारी खास करके ऑटोबायोग्राफीज निकल के आती हैं, जो आत्मकथाएं लिखी जाने लगी। और आत्मकथाओं के लिए एक जगह इसलिए बनी थी क्योंकि
इसमें मर्द की भी छवि जो है अच्छी बनती थी, क्योंकि कहा जाता था कि ये चाहे किसी बाप ने सिखाया या किसी भाई ने सिखाया या किसी शौहर ने अपनी बीवी को सिखाया। और तो जब आप उसके बाद आत्मकथा लिखते हैं तो शुरुआत इसी में करते हैं कि देखो मेरी पढ़ाई इस तरह से शुरू हुई, मेरे भाई ने मुझे सिखाया या मेरे पिताजी ने मुझको सिखाया, ज्यादातर मेरे शौहर ने मुझे पढ़ाया और सिखाया। और एक तरह से जो ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा ही लिखी है वो एक काइंड ऑफ डिफेंस बन जाती है, मतलब एक स्टेटमेंट बन जाता है एक नई पितृसत्ता के लिए जो अब वाजबियत रखने रखने लगती है। सो आत्मकथाएं काफी लिखी गई। उसमें मैं दो दो बंगाल की दो आत्मकथाओं को लूंगी, जिसमें एक तो राष्ट्र सुंदरी देवी थी। राष्ट्र सुंदरी देवी की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि वो उसको किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी मर्द ने नहीं पढ़ाया। उसके बच्चे स्कूल जा रहे थे और उन्होंने अक्षर उनसे सीखा, मतलब उनके किताबों से सीखा। और इसलिए सीखा क्योंकि वो चाहती थी कि वो चैतन्य भागवत को अपने आप पढ़ें। उनको जबानी रटा हुआ काफी सारा था और इसलिए उनके लिए वो जो और उस किताब से वो बहुत प्रेरित थी। वो उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है और मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस वजह से अहमियत रखती है। तो उसको पढ़ने के लिए उन्होंने अपने को सिखाया और चोरी छिपे सिखाया। कई सालों के बाद लोगों को पता लगा कि राष्ट्र सुंदरी देवी को अब पढ़ना लिखना आता है। और फिर उन्होंने आत्मकथा लिखी। तो इस आत्मकथा ये एक बड़े जमींदार परिवार में उसकी शादी हुई थी और वो एक जमींदारनी थी और जो जिंदगी उनकी थी वो उसी तरह की उस क्लास और उसी वर्ग और उसी समाज के साथ जुड़ी हुई थी। पर वो बड़े क्या कहते हैं, बहुत परसेप्टिबल जो परसेप्टिव जो चीजें होती हैं उसको उसके साथ वो लिखती हैं। तो उनकी कहानी में वो बताती हैं और बहुत मूविंगली, बहुत ही उसमें भावुक तरीके से जो लिखा गया है। तो लिखती हैं कि जब वो 8 साल की थी तो उनकी शादी की गई थी। उनकी माँ विधवा थी, तो शादी में मतलब कई लोग थे शादी कराने में, लेकिन जब वो उसकी विदाई हो रही थी तो विदाई में और वो काफी काफी क्या कहते हैं जो नोटिस करने की बातें हैं कि वो कहती है कि मतलब कपड़े अच्छे पहने, वो सब उसको अच्छा लगा। फिर जब जाने की बात हुई कि वो जो अपने अपने शौहर के घर जाने के लिए जब वो विदाई का समय आया तो सब रोने लगे और राष्ट्र सुंदरी देवी भी उनको दिख गया कि कुछ मामला है और अब वो घर छोड़ के जा रही हैं और कहीं और चले जाएंगे। तो वो जोर से रोने लगी और उन्होंने कहा, माँ तुमने मुझे एक अनजान व्यक्ति को क्यों दिया, मुझे एक अनजान घर में क्यों भेज रही हो। और वो खूब रोती हैं और जैसे वो रोती हैं तो सारी औरतें उसके साथ साथ रोती हैं और फिर वो उसको मतलब इतनी भावुक होकर कि वो मोमेंट है, वो क्षण उनके लिए है। पर फिर वो कहती है, माँ माधव मेरे साथ जाएंगे क्या। तो उसके बाद बहुत खुश होती है, कहती है हाँ हाँ माधव तुम्हारे साथ जाएंगे। माधव उनके चुने हुए भगवान थे और इसीलिए आगे चल करके वो चैतन्य भागवत ही पढ़ना चाहती है। तो माधव उनके साथ जाते हैं। तो एक घर से दूसरे घर उसके पास कोई चीज नहीं है जो वो अपनी है, सिर्फ माधव है जो उसके अंदर है और उसको लेकर के वो जाती है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ उस भाव के साथ वो दूसरे घर में जाके पहुंचती है। तो ये डिस्क्रिप्शन उनकी बहुत मूविंग डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही भावुक डिस्क्रिप्शन दी जाती है। आगे जाके वो इधर उधर की बात मतलब वो कभी अपने बात को बढ़ा के नहीं बोलती हैं, एक साधारण स्टाइल में वो लिख देती हैं
तो फिर बाद में ये भी लिखती हैं कि जैसे एक बार लिखती है कि और आप देखिए किस तरह की बातें उन्होंने उसमें डाली हैं। कहती है, जब मैं जाती थी घर अपने माँ के पास, तो एक चिट्ठी लेके जाती थी। तो मेरे मेरे घर से, मतलब ससुराल वाले, जो मेरा शौहर है, वो एक चिट्ठी देता था, उसको वो लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलती हैं। उस चिट्ठी को लेकर के मैं जाती थी कि ये अब 15 दिन रहेगी या 16 दिन रहेगी या 20 दिन रहेगी और उसके बाद वापस आ जाएगी। सो इट्स लाइक अ अरेंजमेंट कि इतने दिन के लिए हमने उनको जाने दिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद ये भी बताती हैं कि जब वो चाहती थी तब तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि यहाँ से उनकी लेबर को हम माइनस करें, इसी इसी के साथ वो जा सकती थी। तो ये भी एक इसकी इसकी चर्चा भी वो लिखती हैं। हालांकि ये नहीं बताती कि मैं दुखी थी, मैं खुश नहीं थी। वो मतलब लिखते लिखते बोल देती हैं। तो फिर पर एक पॉइंट पर वो बड़े प्यार, बड़े दुख से लिखती हैं कि जब मेरी माँ गुजर रही थी, मर रही थी, मेरे को भेजा नहीं गया, मैं जा नहीं पाई, मुझे मैं जा नहीं पाई, मेरे को परमिशन नहीं मिला। और तब वो बड़ी दुखी होती हैं और कहती हैं, मैं अगर लड़का होती तो मैं पहुंच जाती, मैं अपने भाई होती तो वो पहुंच जाती, उसका भाई पहुंच जाता है, मैं चिड़िया होती तो मुड़ के चली जाती, पर मैं औरत हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकती। और वो अपनी माँ को नहीं देख पाती है, जब वो माँ, मरती हुई माँ को नहीं जा करके मिल सकती है। इसको भी उसी तरह से उसने मतलब लिख दिया। एक पॉइंट पर वो लिखती हैं और मुझे वो बहुत असर मेरे ऊपर किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तनिका सरकार ने इसकी ट्रांसलेशन की थी अंग्रेजी में, और बहुत ही बढ़िया एक इंट्रोडक्शन लिखा है इस किताब के लिए, जो मैं समझती हूँ इतिहासकार जो एक सेंसिटिव इतिहासकार ही लिख सकता है, तो वो पढ़ने लायक है। आगे एनीवे, तो वो फिर लिखते लिखते बताती हैं कि एक बार उन्होंने 72 घंटे तक खाना नहीं खाया। अब क्यों नहीं खाया? ये नहीं कि उपवास रख रही थी, ये था कि उनको समय नहीं मिला। जब वो बैठती थी खाने के लिए, कोई बच्चा रोता था, फिर उसको अपने घर वाले को देखना होता था, कभी कुछ करना होता था, तो उसको समय नहीं मिला बैठ करके खाने के लिए। तो 72 घंटे वो भूखी रही, और उसको भी ऐसे ही लिखती हैं, ये नहीं कि कंप्लेन कर रही हैं, बस लिखते लिखते उसमें डाल दिया। और फिर सबसे बढ़िया तो उसका जो स्टेटमेंट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहती है कि लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत खराब है और आज का जमाना है वो कलयुग है। फिर वो कहती हैं कि पर मैं समझती हूँ कि ये कलयुग जो है, ये एक तरह से खास एक समय है जिसमें लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। तो उसके लिए कलयुग जो है वो नेगेटिव नहीं है, वो खराब टाइम नहीं है, वो एक्चुअली एक मार्किंग टाइम है जिसमें एक बदलाव आ गया है और लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। तो कहती हैं ब्लेसेड ब्लेसेड कलयुगा, जिसमें लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। तो रेडिकल नहीं है, कभी उन्होंने कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी बात नहीं लिखी, नहीं बोला, बोलते बोलते, लिखते लिखते अपनी बात थोड़ी बहुत छोड़ दी और दिखा दी। एक और आत्मकथा है जो बंगाल से है, जिसके बारे में मैं खास आपको बताना चाहूंगी। वो है विनोदिनी दासी, जो थिएटर की एक्ट्रेस बन गई थी। वो एक नीचे परिवार की, मतलब एक गरीब परिवार की लड़की थी। हो सकता है कि वो उन जातियों से थी जहाँ पे थोड़ा बहुत वैश्यापन भी उनके साथ जुड़ा हुआ हो, पर वो जाकर के वो एक बहुत फेमस एक्ट्रेस बन गई थी। और उन्होंने चैतन्य भागवत का में रोल भी किया, चैतन्य का रोल भी किया, शेक्सपियर भी किया, कई तरह के रोल्स उन्होंने अदा किए थे। बड़ी फेमस, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी अपने जमाने की।
फिर एक टाइम ऐसे आया, लेकिन उसका एक पेट्रन था और उसकी बेटी भी हुई उस पेट्रन से, लेकिन उस बच्ची को नाम नहीं दिया उसके पार्टनर ने। और आगे चल करके जब वो काफी क्या कहते हैं, काफी पैसे वाली हो गई थी, काफी अमीर थी। तो जब थिएटर वालों ने आकर के उससे कहा कि हमें थोड़ा सा पैसा दीजिए, हम एक खास थिएटर बनाना चाहते हैं, तो उसने कहा ठीक है। और उन्होंने काफी सारे उनको पैसे दिए और कहा, पर उन्होंने कहा इस थिएटर का नाम आप विनोदिनी थिएटर रखेंगे। उन्होंने कहा हाँ, और पैसे लेकर के चले गए। जब थिएटर बन गई तो उन्होंने उसका नाम नहीं रखा, विनोदिनी नहीं रखा, क्योंकि विनोदिनी का दर्जा जो था समाज में वो नीचा था, तो इसलिए उन्होंने उसको नहीं रखा और उसको स्टार थिएटर इंस्टेड नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि लिखने की प्रक्रिया जब औरतों के हाथ में आई तो उन्होंने अपनी बात जाहिर की। तो ये अपने आप में मैं समझती हूँ बहुत एक महत्वपूर्ण क्षण था। एक और बंगाली टेक्स्ट को मैं 19वीं शताब्दी के बारे में बताना चाहूंगी। ये था रुकैया सुल्ताना की लिखी हुई, और एक खास उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी जिसका नाम है सुल्ताना's ड्रीम। वो अंग्रेजी में लिखा और उसको छापा उन्होंने मद्रास में, बंगाल में नहीं छापा, मद्रास में छापा था, जिसमें वो दिखाती हैं कि मर्दाना जनाना है और जनाना जो है वो मर्दाना है। औरतें बाहर हैं, मर्द अंदर हैं। और औरतें जो बाहर हैं उनकी एक रानी है, वो बहुत जबरदस्त उनकी समझ है, वो साइंटिफिक हैं, विज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं, और बड़े वो समाज जो है और वो जो देश है वो बहुत खुश है, क्योंकि उनके पास ये एक बहुत अच्छी रानी है। सो वो उसको इन्वर्ट करके, अंदर और बाहर को इन्वर्ट करके वो लिखती हैं, और अपने आप में बहुत ही क्या कहते हैं, मजेदार एक कहानी है। और ऑफ कोर्स बाद में पता लगता है कि वो जो सो गई थी और उसके दिमाग में ये बात चली थी, इस लड़की के दिमाग में, और इसीलिए उसको सुल्ताना's ड्रीम जो है वो एक बन के आता है कि वो उसके अपने अपने नींद में ही जो सपना देखती है उसमें पलट देती है समाज को, और बता देती है कि जिसमें और औरतें जब आएंगी सत्ता में तो वो किस तरह की सत्ता होगी। उसमें वॉर, जो अमन है वही चलेगा, क्योंकि जंग बिल्कुल नहीं होगा, साइंस होगा लेकिन शस्त्र नहीं होंगे। सो इस तरह की समाज के बारे में वो लिखती हैं। वो बहुत ही सुंदर एक कहानी है। एक और छोटा मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने एक छोटी कहानी लिखी थी घर, जिसमें वो लिखती है कि औरत के पास घर नहीं होता है, वो हर जगह पे घर उसके लिए उसके क्षेत्र में नहीं है। वो चाहे अपने बाप के घर में हो तो वहां पे भी रहती हैं, पर उनको जाना होता है, और जहाँ ससुराल है वहां पर भी वो रहती हैं उनके टर्म्स पर, और कभी भी उसको वापस भेजा जा सकता है। तो अपना घर जो है, अपने लिए जो घर है वो उनके पास नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत मूविंग स्टोरी है जो उन्होंने लिखी थी। अब मैं महाराष्ट्र में जाऊंगी, जहाँ पे मैंने काफी काम किया था, और जितना समय मेरे पास अब बाकी बचा है उसमें मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताती हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे कि समाज का जो ढांचा बदल रहा था उसमें एक खास क्षण ऐसे आया जिसमें कई तरह की औरतों ने लिखना शुरू किया। आप लोगों ने शायद सुना होगा, क्योंकि उसकी तो बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन है हिंदी में, स्त्री पुरुष तुलना, जो ताराबाई शिंदे ने लिखा। और ताराबाई शिंदे ने इसलिए लिखा क्योंकि उसको लगा कि जो मर्द, ये जो समाज है वो औरतों को कोसता रहता है और मर्दों की बात कभी नहीं रखता। मर्द जो है इस ढांचे में क्या रोल अदा करते हैं उसके बारे में कुछ बात नहीं होती है। तो उन्होंने बहुत ही गुस्सेदार एक
किताब लिखी है, छोटी सी किताब है जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। तो स्त्री पुरुष तुलना में वो अपनी अपना गुस्सा और अपने समझ को व्यक्त करती हैं। और लोग इतने नाराज थे इस किताब को लेकर कि बहुत ही कोसा ताराबाई शिंदे को। सिर्फ ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने उसको डिफेंड किया था, क्योंकि उनको वो पितृसत्ता को समझते थे, तो इसलिए उनकी जो डिफेंस है उन्होंने डिफेंड पब्लिकली ताराबाई शिंदे को डिफेंड किया था। इसी समय में आप देखते हैं, उससे पहले भी जो पहला हमको 19वीं शताब्दी में एक लेख मिलता है वो मुक्ताबाई साल्वे का एक छोटा एक ऐसे है, जिसको मतलब निबंध है। वो निबंध एक 13 साल की लड़की लिखी थी, जो ज्योतिबा फूले की स्कूल, जो सावित्रीबाई फूले जो पढ़ाती थी, उस स्कूल में ये लड़की थी। उसने एक ब्राह्मणवादी समाज के बारे में लिखा और बहुत ही दुख, गुस्सा और एनालिटिकल कैपेसिटी के साथ लिखा, क्योंकि जो वो लिखती हैं वो बहुत ही समझदारी उनकी बहुत है अपने समाज की, और जाति को लेकर के समझ बहुत ज्यादा अच्छी है। तो एक ऐसे है जो चौंकाने वाली है इन अ सेंस। पंडित रमाबाई ने बहुत लिखा। वो शुरू में उन्होंने स्त्री धर्म नीति लिखी, फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने, जब वो बाहर गई हुई थी तो वहां से निबंध लिखती थी, मराठी में भेजती थी और वो यहाँ पर छपते थे। और आगे चल करके उन्होंने एक बड़ा फेमस किताब लिखा था, हाई कास्ट हिंदू वुमन, जिसमें वो विडोहुड के, खास करके विधवा की जो स्थिति होती है उसको लेकर के बहुत ही अच्छी तरह से लिखा था। बट उसके वो बड़ी ऑब्जर्वेंट थी। उनका बचपन बहुत ही अलग तरीके से गुजरा था। उनके बाप जो थे उन्होंने उनकी माँ को पढ़ाया था, और पंडित रमाबाई को उनकी माँ ने पढ़ाया था। वो संस्कृत भी जानती थी और मराठी तो जानती ही थी, लेकिन बाद में जाकर के उन्होंने अंग्रेजी भी सीखी, और हाई कास्ट हिंदू वुमन को उन्होंने अंग्रेजी में छापा था। ये जो निबंध वो भेजती थी ट्रैवल्स की, जो उनकी उनके जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, इंग्लैंड से गई थी इस तरह के निबंध, फिर बाद में अमेरिका से भी उन्होंने इस तरह के निबंध लिखे थे। वो वापस आकर के यहाँ पे छपते थे, 19वीं शताब्दी के पेपर्स में वो छपते थे। उसमें उनको आप देखते हैं कि उनकी जो समझ है और आंखों देखी चीजों को लेकर के वो बहुत जबरदस्त एनालिसिस कर सकती थी। तो जो क्षमता उनकी बनी वो ऑब्जर्वेशन से लिखना बहुत जबरदस्त है। अब मैं आपको एक सिर्फ छोटा किस्सा बताऊंगी, क्योंकि बहुत है बताने के लिए। वो कहती है कि सेंसस में, और उसने सेंसस को भी इस्तेमाल किया, सेंसस में ऐसे लिखा गया है कि एक गांव है राजस्थान में जहां कहा गया है कि जो भेड़िया है वो 300 छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले गया, जो पैदा हुई थी, मतलब 3 महीने से पहले की जो बच्चियां थी उनको उठा के ले गया। और ये सेंसस में उस डेटा को दिखाया गया है। रमाबाई उस सेंसस को डेटा को लेकर के अपनी पितृसत्तात्मक समाज की टिप्पणी करती हैं, वो बहुत जबरदस्त है। कहती है बड़ा अजीब भेड़िया है जो सिर्फ लड़कियों को उठा के ले जाता है, लड़कों को नहीं ले जाता। और मुझे याद आती है कि जब हम डाउरी मूवमेंट में थे तो हमें कहा जाता था कि वो जो स्टोव है वो बहू के हाथ में फट गया, और फिर हमने कहना शुरू किया कि बड़ा अजीब स्टोव है जो सिर्फ बहुओं के हाथ में फटता है, सासों के हाथ में नहीं फटता। तो इस तरह की जो आज के स्तर पे हमने बोला था वो उसने 19वीं शताब्दी में बोल दिया था। तो जो लिखने की, मैं इस पॉइंट से मतलब बहुत है कहने के लिए, लेकिन मैं कहना यही चाहूंगी कि जब पढ़ने और लिखने की औजार औरतों के हाथ में आई
तो उन्होंने अपनी तरह से उसको कायम रखा और पूरी तरह से उसको लिखना शुरू किया। और उसमें उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति तो की ही की, लेकिन उन्होंने समाज की टिप्पणी भी खूब जबरदस्त तरीके से की। मैं इस पॉइंट से फिर रोक लेती हूँ। उसके बाद भी बहुत इतिहास है, 20वीं शताब्दी है, आज का जमाना है, औरतें लिख रही हैं और अलग अलग स्तर पे लिखती हैं, और अपनी बात रखती हैं, अपनी समझ रखती हैं, अपने समाज के बारे में लिखती हैं। तो ये एक पूरा एक आर्काइव है, जिससे हम समाज को भी समझ सकते हैं और हम औरतों की जिंदगी के बारे में भी समझ सकते हैं। और ये तो औरतें लिखेंगी तो अपने को अभिव्यक्त करेंगी और उनका नजरिया आएगा, ना कि मर्दों का नजरिया जो उनको दोहराना होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि विमेन्स राइटिंग और महिलाओं की जो लेख है वो बहुत जरूरी है। मतलब हर तबके को लिखना चाहिए, और महिलाओं में भी अलग अलग तबकों को अपने बारे में लिखना, अपनी अनुभव लिखने चाहिए, क्योंकि तभी हम समझ सकते हैं। जैसे दलित महिला है, वो लिखेगी, वो अलग तरीके से लिखेगी, पर हमको एटलीस्ट उस माध्यम के तहत एक समझ बनेगी कि औरतों की जिंदगी और औरतों की जिंदगी किस तरह से है, वो उसके बारे में क्या सोचती हैं और उसके बारे में किस तरह की चीजों को अभिव्यक्त करने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए मैं क्या समझती हूँ कि ये जो आपने सीरीज शुरू किया, बहुत अच्छा सीरीज है, और इसको मैं सलामी देती हूँ और अपनी बात अभी खत्म करती हूँ। बहुत धन्यवाद उमा जी। आपने एक तरह से सिलसिला शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी जरूर है जो हमारे घरों में पैदा होती है। तो अगर हम भारत की जो स्थितियां रही इतिहास में भी और आज भी, अगर हमारे पास कोई भारतीय स्त्रीवाद की दृष्टि हो, तो मुझे लगता है कि वो हमारे घर से शुरू होगी। और जो स्त्री के स्त्रीकरण की प्रक्रिया है, जो थेरी गाथाओं के संदर्भ में आपने कहा कि वो कहती है मैं मसाला कूटने से बच गई, मैं बच्चे को जन्म देने की पीड़ा से बच गई। तो जो घर के अंदर तरह तरह की यातनाएं थी, जिनको हमने अपने जीवन में इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि हमें लगता है कि यही सही है, तो हम अगर अपनी सैद्धांतिकी बनाएं, तो हमारे यहाँ जेंडर की सैद्धांतिकी मुझे लगता है कि घरेलू श्रम और घरेलू हिंसा से शुरू होती है। तो आप इसके बारे में क्या? बिल्कुल आपने सही बोला। घरेलू से उसी कविता में वो कहती हैं कि मुक्त हुई, मैं मुक्त हुई, चूल्हे चौके से मुक्त हुई, मेरे उसका जो है, मतलब जो सर फिरा, एक तरह से वो सर फिरा की का चिन्ह बताती हैं। घर वाले से मुक्त हुई, क्योंकि वो जो बंदा है वो ट्विस्टेड है। वो कहती है वो एक तरह से मुड़ा हुआ बंदा है, और उससे भी मैं मुक्त हुई। सो मुक्ति आप हो रही हैं उस रोल से, उस सीमित जिंदगी से, और उस बंदे से जो तुम्हारे ऊपर हावी है, और उससे मैं मुक्त हुई। और उसके साथ साथ एक बहुत सुंदर दूसरा वह है कि जो शिखर पे पहुंच जाती है, शी सेज आजाद हूं, मैं आजाद हूं, पूरी तरह से मैं आजाद। सो एक्चुअली और ये हमें इतना पुराना हमको इसकी इस आवाज को देखने को मिलता है। तो अपने आप में बहुत, मैं समझती हूँ कि पितृसत्ता क्या है और उसका प्रभाव क्या है, वो पूरा इस एक कविता में आ जाता है। और बाद में जाके मैंने और लोगों से जब इस तरह से बात की, तो मुझे एक मलयाली जय देविका हैं जो लिखती हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल यही बात 19वीं शताब्दी में औरतें लिख रही थी। किचनिज्म जिसको कहते हैं ना, मतलब चौके की जो चार दीवार है, वो जिंदगी, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। तो एक्चुअली हम भी व्यक्ति हैं,
और हमारे भी आशाएं हैं, हमारी भी चाहते हैं, हमारी भी समझ है, वो निकालने के लिए जगह वो ढूंढती हैं। सो एक्चुअली इन दैट सेंस मैं समझती हूँ, इसलिए मैं खास करके छठी शताब्दी ईसा पूर्वी से शुरू किया, क्योंकि मैं थक गई हूँ लोग से सुन कर कि फेमिनिज्म जो है वो बाहर से आया, और ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार, स्त्रीवादी बाहर से आया। स्त्री जब से पितृसत्ता शुरू हुआ, उसका ऑपोजिशन भी शुरू हो गया। मतलब कोई भी अपने को आ, मतलब फ्रीडम सबके लिए एक चाहत होती है। मैं अपनी जिंदगी को अपने आप अपने काबू में जो रखना है, वो सबके लिए एक रास्ता है। तो वो खास मर्दों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरतें भी चाहती हैं कि वो होना चाहती हैं वो हो। इसलिए मैं इसलिए इस 6th सेंचुरी बीसी के साथ शुरू करती हूँ, और ये भी कहना चाहती हूँ कि ये इतनी पुरानी बात है, तुम मुझे मत बताना कि तुम ये जो नारीवादी है ना, ये बाहर से आया। जी, अर्पिता श्रीवास्तव पूछ रही हैं, स्त्रियों की वैयक्तिक स्वतंत्रता नारी मुक्ति आंदोलन को किस तरह प्रभावित करती है? और मीनाक्षी जोशी ने पूछा है, क्या पुरुष और स्त्री की अनुभूति में अंतर होता है? तो दोनों सवाल लगभग जुड़े हुए हैं कि अनुभव के स्तर पर स्त्री और पुरुष, क्योंकि हम मानते हैं कि पुरुष भी स्त्रीवादी हो सकता है अगर वो बराबरी की बात करता है, तो उनके अनुभव की प्रक्रिया के अंतर का सवाल खड़ा कर रहे हैं, और ये पूछ रही हैं कि वैयक्तिक स्वतंत्रता नारी मुक्ति आंदोलन को किस तरह प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो पहला वाला जो पहला जो प्रश्न है, उसके लिए मैं कहूंगी कि 19वीं शताब्दी में जब ये पूरा समाज में रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो गए थे, तो उस वक्त एक बंदा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा था, कि वो लिखते हैं कि किस तरह से उस वक्त के लिए वो आदमी था, और बड़ा सेंसिटिव आदमी था क्लियरली, क्योंकि वो कहते हैं उस वक्त के उस मोमेंट के लिए, इस विषय को लेकर के उस वक्त मैं औरत हूं, मैं औरत की नजरिए से देखता हूं, और मैं अनुभव भी करता हूं, एक औरत बन करके मुझे मेरी वो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं फील करता हूं। तो एक्चुअली बिल्कुल सही है, और इसमें इस शुरुआत की जो हमारी शुरुआत भी और बाद में भी हमारे साथ कई लोग मर्द चले हैं, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी और जो डेमोक्रेटिक बंदा है वो तो हमारे साथ चलेगा ही चलेगा, है ना। हम जैसे जाते हैं हर चीज के लिए, वो भी हमारे साथ चलेंगे। तो ये तो बात हुई कि एक्सपीरियंस आप खुद को जरूर ना करें, आप अपने को उस एक्सपीरियंस में घोल सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो इसलिए तो वो तो बात नहीं बनी। और दूसरा जो प्रश्न आपने कहा था, वो मतलब एक तरह से यही था कि स्त्री की वैयक्तिक स्वतंत्रता जो है वो स्त्री मुक्ति आंदोलनों को या स्त्री मुक्ति के सवाल को किस तरह प्रभावित करती है? देखिए, स्त्री मुक्ति का सवाल मैं समझती हूँ कि मेरी फेमिनिज्म, मेरी नारीवादी में स्त्री मुक्ति का सवाल एक तरह से स्त्री मुक्ति सवाल है, लेकिन एक तरह से वो समाज में समता की चाह है। तो मैं इन्हें समझती हूँ कि मैं नारीवादी बन सकती हूँ और मैं जाति प्रथा को कायम रखूं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे लिए तो वो एक शोषण मुक्त समाज जो है, उसमें हम लोग सब अपने अपने को व्यक्त कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं, हमारी एजेंसी पूरी तरह से हो, और हम अपने को जैसे ढालना चाहें डाल सके, और हमारे ऊपर उस तरह की पाबंदियां न हो। उस समाज के लिए हम लोग सब एक ही रास्ते में भी चल सकते हैं। और मैं नहीं समझती हूँ कि सिर्फ आप नारीवादी करोगे और आप देखेंगे भी, आज के तहत आप देखेंगे हर मूवमेंट में औरतें हैं। मतलब चाहे वो
चाहे वो एनवायरनमेंट मूवमेंट है, चाहे वो आदिवासी का स्ट्रगल है। नाम जो आपको दिखेंगे वो औरतों के नाम दिखेंगे। सोनी सोरी का नाम है छत्तीसगढ़ के साथ, हाँ, तो आप दयामणि वार्ला का नाम है झारखंड के साथ, जिसमें वो कहती हैं कि तुम क्या समाज बना रहे हो, जिसमें तुमने गर्मी के अंदर बैठ करके एसी लगा करके बैठते हो और फिर पेड़ काटते हो और फिर जमीन से कोयला निकालते हो। और कहती है, बहुत मजेदार उन्होंने ये बात कही कि अल्टीमेटली जाकर के तुम जब खाओगे तो तुम उसके अंदर कोयला नहीं डाल सकते हो, वो तो लोहा नहीं डाल सकते हो, उसमें तो खाना ही खाना जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम कर क्या रहे हो समाज में, तुम दुनिया के साथ क्या कर रहे हो। सो वो फेमिनिस्ट भी है, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर भी है, और वो एक सोशल मुक्त समाज भी चाहती हैं। सो ये दायरे हैं और विमेन्स मूवमेंट के और या नारीवादी आंदोलन के। आपने समय की नब्ज पर ठीक से हाथ रखा है, क्योंकि स्त्रीवादी आंदोलन जो है या स्त्री की जो स्त्री मुक्ति चेतना जो है, वो कोई एक्सक्लूसिव ऐसी चेतना नहीं है, वो सामाजिक समता का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ। तो कई बार मैंने ये देखा, मैं अपने अनुभव से ये बात कह रही हूँ, कि हम लोगों ने स्त्रीवाद का नाम लेते लेते ऐसा किया है कि उसका एक दायरा बना दिया, उसकी एक ऐसे मानक बना दिए जिससे कि उसका जो विस्तार है वो सिमट गया, कि जब भी आपको कॉस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है तो एक स्त्री को आप बुलाएंगे, फिर उससे केवल स्त्रीवाद पर बात करेंगे, उससे आप पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, मैं बहुत थक गई इसको लेकर के। सेमिनार्स होंगी, फिर जेंडर बोलने के लिए मुझे बुलाएंगे, हाँ, और मुझे गुस्सा भी आता है, मैं बोलती भी हूँ वहां जा करके कि देखो मेरे को तुम उस डब्बे में डाल दिया, पर मैं उस डब्बे से बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी नजरिया की वजह से मैं किसी भी डब्बे में सीमित नहीं रह सकती, मुझे नहीं डाल सकते हो आप, क्योंकि मेरे जहां आदिवासी को एक्सप्लोर करेंगे उसमें भी मैं खड़ी हो जाऊंगी, और एज अ फेमिनिस्ट खड़ी हो जाऊंगी। और मैं समझती हूँ आज के बीच में थोड़े सालों के लिए मुझे लगा कि नारीवादी आंदोलन, एक जनरेशन पीढ़ी ऐसे आई जिनको फिर सिर्फ नारीवादी प्रश्न दिखे, पर अब दोबारा एक समाज आ रहा है जिसमें यंग वुमेन निकल के आ रही हैं, औरतें निकल के आ रही हैं, वो नारीवादी में भी है और वो समाज के बदलाव में भी है, और वो मतलब एक तरह के अलग समाज चाहने में भी है, नए समाज की प्रक्रिया प्रणाली में से जुड़े हुए हैं। तो अब फिर से दोबारा बदल गया है। तो अब किसी को ये नहीं है कि सिर्फ मुझे अपनी मुक्ति चाहिए, मेरी मुक्ति तो हो ही नहीं सकती जब बाकी समाज की मुक्ति नहीं होगी, है ना। बहुत बहुत सुंदर, मतलब जो इंक्लूसिविटी की हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ा समाज जो बराबरी का समाज हो हर वर्ग के लिए, और ये शायद इसीलिए संभव हुआ क्योंकि जब स्त्री अधिकारों की या स्त्री की समस्याओं की इतनी बड़ी बात की गई, तो शायद आज जो हमारी 50 साल वाली पीढ़ी है उसने अपनी जिंदगी अपनी शिक्षा के दम पर जो बनाई है, या आगे आने वाली पीढ़ियां आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जिस तरह समाज में जिस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, मुझे लगता है कि इन सबसे स्त्रीवाद का भी चेहरा बदला है और समाज का भी चेहरा बदला है। तो जो विमेन्स राइटिंग की हम बात कर रहे थे, वो एक तरह से उसके सशक्तिकरण का पहला पड़ाव है, और स्त्री चेतना जो है वो भी उसके सशक्तिकरण का पहला पड़ाव है। तो जो पृष्ठभूमि सबसे निर्मित हुई है वो हमें आज एक ऐसे मुहाने पर ले आई है जहां से हम आगे की तरफ देखते हैं, और आगे की तरफ बराबरी का समाज ही देखते हैं, और लगता है कि काफी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पितृसत्ता की जड़ें हिलाने में कुछ कामयाबी मिली है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मार्क वो मोमेंट में मुझे अच्छी तरह से याद है। शुरुआत में तो हम भी कंप्लेन करते थे कि देखो मैंने लिखा, काफी लिखा, मर्द मेरे को पढ़ते नहीं थे, हाँ, और मुझे लगता था कि मुझे दुख होता था कि मैं सिर्फ औरतों के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं सबके लिए लिख रही हूँ।
पर फिर जब ये निर्भया का किस्सा हुआ था दिल्ली में, तब आप सडनली अचानक देखें, और हमने 30 साल तक पितृसत्ता के बारे में लिखा था उससे पहले, पर कोई उसको उस तरह की जगह नहीं दे रहे थे। पर जब निर्भया का किस्सा हुआ, फिर सडनली आप देखते हैं टेलीविजन वगैरह पे मर्द मर्द बड़े बड़े बुजुर्ग मर्द, मतलब मोटे ताजे हाथ करके बैठे उस पर, उनका पर आप समझिए, और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये बट यू नो देयर इज पेट्रियार्की। अरे मैंने कहा क्या बात है। इनको अकल आई कि पितृसत्ता भी कोई चीज है, और बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो अब हम कायम हो गए। इसका मतलब है कि हमने 30 साल की जो लंबी सफर लड़ी, उसमें निर्भय होते रहते हैं, लेकिन इतनी थोड़ी बहुत समझ तो आने लगी लोगों को कि भाई पितृसत्ता जो है वो उस तरह से है। और फिर आप देखिए उस वक्त जब स्लोगन्स भी आए ना, बहुत जबरदस्त है। ये नहीं है कि आप प्लीज आप ये मत कहिए कि तुमने क्या पहना था। एक पोस्टर था, डोंट टेल विमेन व्हाट टू वेयर, टीच योर सन नॉट टू रेप। एक्चुअली यू पुट आपने जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो आपने पूरी तरह से मर्दों के ऊपर वापस डाल दिया कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि ये समाज ऐसे बनेगा जिसमें रेप नहीं होंगे। तो एक तरह से बहुत बदलाव आया फाइनली, और समझ थोड़ी बहुत बनी। एक्चुअली उसमें एक स्लोगन ये भी था कि आजादी की जो परिकल्पना की बात थी, तो उसमें पिता और भाई के जो तरह का शासन है, मतलब वही पेट्रियार्की का जो फॉर्म है, उससे आजादी की बात भी कही गई। तो एक अजीब हैरानी की चीज मुझे लगती है कि हमें शायद वोट के अधिकार के लिए या बराबर पे के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लड़ना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबरी का हक है। लेकिन उसके बावजूद मतलब जो हमारा सामाजिक संरचना है, उसमें काफी दफा लड़ना पड़ता है, और बार बार लड़ना पड़ता है अपने राइट को असर्ट करने के लिए। लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट देता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी सारी जो समझ है वो अगर स्त्री को एज सिटीजन देखने की बने, उसके नागरिक अधिकारों पर ज्यादा चर्चाएं हो, तो शायद मतलब ये जो सशक्तिकरण के छोटे छोटे कदम हैं वो ज्यादा कारगर होंगे, और हम अगर उतना ही सुनिश्चित कर लें कि वो नागरिक अधिकार उसे मिले। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, और घर में भी मिले, बाहर भी मिले, सड़क पे मिले, खेत में भी मिले, बॉर्डर में भी मिले, सब जगह हमको वो जो हमारे सिटीजनशिप राइट्स हैं इक्वालिटी के और एजेंसी के, मैं स्वायत्त हूँ, और कोई मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है, वो समाज के लिए हम एक तरह से लड़ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम तुम्हारे को दबाएं, हम ये चाहते हैं कि हमारे को ना दबाया जाए, और जो हम होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो हम कर पाए। इतना ही हमारा लड़ाई है। मतलब अगर उसको रिड्यूस करो तो इतनी ही लड़ाई है, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी लड़ाई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है कि आपने बहुत सुलझी हुई परिचर्चा की, और उससे उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला। और एक आवागार्ड पोएटेसेस का ग्रुप है, उसमें से बहुत से लोगों ने आपके लिए दे आर रेजिंग अ टोस्ट इन अ वे कि वो आपके लिए ब्लैक कॉफी, कप लोड ऑफ ब्लैक कॉफी ब्रू इन योर प्रेज वर्दी ऑनर। तो वो भेज मैं बहुत खुश हूँ, कहना उनको प्लीज कह दीजिएगा, तो नहीं रहा है लेकिन मैं खुश हूँ। हाँ, तो अलग अलग नाम देके भेज रहे हैं, स्मृति भोकर, फ्लोरा सरकार और साम्या मुक्त, और भी लोग हैं। कनाडा से शैलजा जी आपको धन्यवाद दे रही हैं, और अरुणा गुप्ता जी दिल्ली से दे रही हैं, और अशोक कुमार द्विवेदी जी कह रहे हैं सुंदर अभिव्यक्ति। उदिता गर्ग भी कवित्री हैं। संध्या जी, भगवान दास गुप्त, नीति चौहान,
हीमल बहुत 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 लोग हैं, नीलेश रघुवंशी हैं, पारुल बंसु जी कह रही हैं कि उनके लिए ये नई जानकारी है, और विपिन शर्मा जी ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। तो कुल मिला के सबने आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है, और आपने हमारे लिए समय निकाला, और इतनी अच्छी बातचीत चल रही है। मन तो मेरा चाहता है कि हम और अभी ये सिलसिला चलाए रखते। ये मैं आपकी अगले सेशन में मैं भी शामिल हो जाऊंगी सुनने में, तो फिर बात चलती रहेगी, आप फिक्र मत करें। और सबकी शाही जी भी हैं, अमरीश त्रिपाठी, बहुत 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 लोग, और शायद अभी इसको और बहुत से लोग देखेंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से जा रहे हैं, मेरी तरफ से जी, माधवेंद्र जी, अर्पिता श्रीवास्तव, उमा जी को पढ़ना सुनना हमेशा ऊर्जा से भर देता है। तो ये मतलब नोट बहुत अच्छा है कि आज हम एक ऐसी शुरुआत कर पाए जिसमें संवाद भी होंगे, जिसमें हो सकता है हमारी बहसें भी होंगी, कुछ झगड़े भी होंगे, कुछ वक्तव्य भी होंगे, लेकिन इस तरह स्त्री अधिकारों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, स्त्री रचनाशीलता में जो लोग अग्रणी हैं, उन सबको एक साथ इस मंच पे लाने की कोशिश है। सोमवार से बृहस्पतिवार हर सप्ताह 4 दिन हम अलग अलग विचारकों के साथ जुड़ेंगे। श्रृंखला एक ही रहेगी लेकिन विषय अलग अलग रहेंगे। तो कल अब हम चारू गुप्ता जी के साथ मिलेंगे, जो प्रिंट संस्कृति के आने के साथ आज जो उमा जी ने बात की, वही आगे बात चलेगी अलग तरह से कि स्रोत के जो नए स्वर थे वो क्या थे, और हिंदी प्रिंट संस्कृति के आने से क्या क्या बदलाव हुए। आप जानते हैं कि ये मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। जी, हम सब आपके स्टूडेंट्स हैं मैम। लेकिन आपने वही, ये तो खास थी क्योंकि ये तो मेरे इतिहास क्लास में थी ना। जी जी जी। और हमने इतिहास से इसलिए शुरू किया है कि इतिहास की बातें कुछ मतलब समाज शास्त्र, इतिहास, पॉलिटिक्स की बातें करते करते हम साहित्य पे चले, तो ये दोनों जो है साथ साथ हम कदम की तरह चलते हैं, समाज भी और साहित्य भी। इसीलिए जेंडर और साहित्य पे ये सारी बातें हो रही हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी।